नमस्कार। इतिहास पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्ते से हम लगातार आपको जो ऐतिहासिक हस्तियां हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं और उसी सिलसिले की अगली कड़ी में यानी आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी पिछले कुछ वर्षों में बहुत चर्चा में रहे हैं, खासतौर पर जब पद्मावती नाम की फिल्म बन रही थी, जिसका नाम भी बाद में बदलना पड़ गया था। उसका काफी विरोध हुआ था और उसमें रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों को लेकर या उसको लेकर जो फिल्म में बयान किया जाना था या इसके बारे में सोचकर जो हंगामा मचाया गया था, उससे वो चर्चा में आए थे। हालांकि बाद में ये सब साफ भी हुआ, लेकिन अभी भी कई लोगों के दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी को लेकर कई तरह की चीजें बनी हुई हैं। हम ये नहीं कहते कि अलाउद्दीन खिलजी कोई बहुत अच्छा बादशाह था, उसमें अपनी खामियां थी जो बहुत सारे बादशाहों और राजाओं में होती है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें या सूचनाएं या जानकारियां फैलाई गई हैं जो उससे कतई नहीं जुड़ती हैं, बल्कि वो काल्पनिक हैं। उसके आधार पर उनको एक शैतान का रूप देने की कोशिश भी की गई है। तो आज हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये जो झूठी सूचनाएं हैं वो क्या हैं और वो दरअसल किस तरह का राजा था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इतिहास के जानकार और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी जी। प्रोफेसर पुनियानी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा परिचय दे दें पहले अलाउद्दीन खिलजी को। ये किस तरह के बादशाह थे, कहाँ थे, कैसे आ गए और उनका क्या राजकाज था। ठीक है, तो थोड़ा एक चीज को मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म पद्मावती, उसका पहले नाम टाइटल पद्मावती रखा गया था, उसकी शूटिंग चल रही थी 2017 में। तो ये जो करणी सेना है, उन लोगों ने वो शूटिंग पर सेट्स पर हमला किया और उनको स्क्रिप्ट भी पता नहीं थी। और जैसे आपने कहा कि एक उनके प्रेम संबंधों का एक कोई ड्रीम सीक्वेंस, ऐसा उन्हें लगा कि कोई ड्रीम सीक्वेंस है और जो उन्हें स्वीकृत नहीं था, उसके आधार पे हमला हुआ। खैर, बाद में सांप्रदायिक ताकतों ने इसका विरोध भी किया, कहा कि हम ये फिल्म नहीं बनने देंगे। फिर काफी बातचीत के बाद ये फिल्म बनी और जैसे आपने बताया कि फिल्म का नाम बदल के पद्मावत कर दिया गया। और जहां तक खिलजी का सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का सवाल है, इसने अपने पिता से ये दिल्ली की गद्दी हासिल की थी और दिल्ली पर राज करने के बाद, जैसे कि हर एक राजा चाहता है अपने राज्य का विस्तार करे, उसके विस्तार के बारे में उसने कोशिश की। और उसकी दो तीन चीजें नोट करने लायक हैं, उसके गौरवान्वित के लिए मैं नहीं कह रहा, पर जनरली उसकी जो खासियत थी, एक तो उस समय मंगोल जो थे मध्य एशिया से आकर जगह जगह जाकर लूट मार कर रहे थे। तो खिलजी ने दिल्ली सल्तनत और इस क्षेत्र को बचाने के लिए चालाकी से उनको रोका, ये उसका एक काम था। दूसरा, उसको कंस्ट्रक्शन में बहुत इंटरेस्ट था। कंस्ट्रक्शन जो बांध निर्माण काम होता है, और उसका एक उदाहरण आज भी दिल्ली में मौजूद है और वो है हौज खास। हाँ, मुझे भी सुन के बड़ी हैरानी हुई कि हौज खास ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। और खैर, जहां तक उसका बाकी सवाल है, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसी के साथ साथ उसने सूरत पर भी आक्रमण किया और सूरत के राजा से जो हिंदू थे उनसे उनकी संधि हो गई। संधि हो गई, उनके वैवाहिक संबंध भी वहां से जुड़ गए। अब जहां तक चित्तौड़ का सवाल है, चित्तौड़ पर भी उन्होंने आक्रमण किया था 1303 में। 1303 में आक्रमण किया था, पर आज जिसके लिए उनको जाना जाता है कि भाई पद्मावती की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गए और इसलिए उन्होंने चित्तौड़ पर हमला किया, ये बात पूरी तौर से गलत है। उन्होंने जो चित्तौड़ पे हमला किया था, वो उसको अपने राज में मिलाने के उद्देश्य से उनका ये बात थी। ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? देखिए, ये हमला हुआ था 1303 में, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। और पद्मावती ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है, ये काल्पनिक कैरेक्टर है, ये बहुत आश्चर्य की बात है और इसको स्वीकार करना इतना आसान भी नहीं है। पद्मावती का पहला उल्लेख जो आता है वो 16वीं शताब्दी में एक सूफी संत हैं
उनका उपन्यास आता है, ये सूफी संत का उपन्यास आता है, और उसमें वो पद्मावती की सुंदरता का बखान करते हैं। अब जो सूफी ये संत मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने और भी बहुत सारी बहुत ही उम्दा रचनाएं लिखी। जी, तो ये उन्होंने जो मलिक मोहम्मद जायसी का एक जो इसमें उपन्यास था, उसमें उनका जो अंडरलाइनिंग फोकस था, उनका दृष्टिकोण ये था, ज्यादातर आध्यात्मिकता पे था। ज्यादातर ये था कि ये जो शारीरिक बल और संपत्ति को प्राप्त करना, इससे ये एक टेम्पररी चीज है, ये शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत है वो इंसानियत के मूल्य हैं, ये उनका था। अब हुआ क्या कि ये उपन्यास लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गया। पहले ख्याल कीजिए, 1303 और ये उपन्यास आ रहा है 16वीं शताब्दी में। इसके बीच में दो किताबें आती हैं। एक किताब आती है हमीरा महाकाव्य, हमीरा महाकाव्य, और इनके लिखने वाले का नाम है नयन चंद्र सूरी। दूसरी किताब आती है नैन फतेह अमीर खुसरो की। ये जो किताबें आती हैं, दोनों किताबों में पद्मावती का कोई उल्लेख नहीं है। बल्कि ये पद्मावती का, देखा जाए कि पद्मावत लिखे जाने के पहले तक जी पद्मावती नाम का कोई उल्लेख आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। किसी भी बिल्कुल, रचना में, किसी भी इतिहासकार में अलाउद्दीन खिलजी की जो भी आपको बायोग्राफी कहीं मिलती है, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं आता है। तो ये विशुद्ध काल्पनिक कैरेक्टर था। जी जी। तो इसी के लिए मैंने दो किताबों का हवाला दिया। ये किताबें उस समय के समाज का वर्णन करती हैं, राजनीति का वर्णन करती हैं, पर उसमें पद्मावती का नाम नहीं आता। अब मजे की बात देखिए कि जब मलिक मोहम्मद जायसी ये उपन्यास लिखते हैं, ये लोगों में लोकप्रिय होता है, और खास तौर से हमारे जो लोक गायकों ने इसको कविताओं के रूप में बदला और गांव गांव जाकर इसका प्रचार करने लग गए। इसका इतना प्रचार करने लग गए कि ये पद्मावती, जौहर, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने एक नाम लिया था एक राजा के तौर पे, पर बाकी बातें जो थी उसमें, जैसे वो हीरामन नाम का तोता है, रतन सिंह है, और दूसरा एक बादशाह है कुंभलगढ़ का, वो उसमें काफी कुछ इन्होंने अपनी जो, जिसको कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन का उपयोग करके इस सूफी संत ने उस किताब को लिखा। अब होता क्या है कि ये कविताएं लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं। लोकप्रिय क्यों हो जाती है? वो अपने आध्यात्मिक पहलू के लिए। और इसमें मैं जी अपने एक बहुत अच्छे लेखक और विचारक मित्र भी हैं थोड़े से, पुरुषोत्तम अग्रवाल का उल्लेख करना चाहूंगा। उनकी एक किताब अभी आई है पद्मावत, और वो जी जी पद्मावत के उपन्यास से बहुत प्रभावित हैं, और वो उनका उसका आध्यात्मिक पहलू को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। यह तो खैर अलग बात हो गई। अब जी होता क्या है, ये उपन्यास आने के बाद ये पद्मावती एक लोकप्रिय नाम जनता के बीच में गांव में हो जाता है। अब जी। इसके बाद यहाँ यहाँ पुनियानी साहब, ये भी हम इसको भी अंडरलाइन करने में बुराई नहीं है कि जी जायसी ने जो पद्मावत लिखी है, वाकई में वो इतनी ग्रिपिंग है। उसका पूरा जी कहानी जो प्लॉट इतना अच्छा है कि कोई भी उसमें उसको पसंद करने लगेगा, उस पूरे प्लॉट को। ये प्रेम त्रिकोण है जिसमें रतन सिंह है, कुंभलगढ़ के राजा है, इधर अलाउद्दीन खिलजी है, फिर उस हाँ एक रानी को प्राप्त करने की लड़ाई है, हीरामन जी तोता है, और वो रानी भी कोई सिंहला की रहने वाली है, जिसका अता पता नहीं उस जगह का, वो कहाँ की जी रानी, वो राजपूत जी रानी है भी कि नहीं ये भी पता नहीं। जी जी। तो खैर आपने बात कही तो कह देता हूँ कि अभी वो जो हीरामन तोता का रोल आजकल पीगेसस उससे भी ज्यादा इफेक्टिवली कर रहा जी है, वो बात कर जी रहे हैं। पर खैर, वो तोते के माध्यम से इधर से खबर जाती है उधर, और फिर उसके पीछे जो भी होता है, बहुत जैसे आपने कहा एक बहुत ग्रिपिंग कहानी है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, समस्या कहाँ से शुरू होती है? अंग्रेजों के आने के बाद उनका एक फोकस रहता है कि यहाँ के मुसलमान राजाओं को ज्यादा से ज्यादा खराब बताओ, क्योंकि उनकी एक थियरी रहती है कि हम कुछ मुसलमान राजाओं से सत्ता ले रहे हैं, और हमको ये बताना है कि हम उनसे बेहतर शासक हैं, अच्छे शासक हैं। और उनकी एक ये भी थियरी थी कि हम भारत इसलिए नहीं आए कि हमको भारत लूटना है, हम भारत इसलिए आए कि हम भारत के हिंदुओं को मुसलमानों की गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं। ये भी उनकी एक अंडरलाइंग थीम थी। तो 1803 में जेम्स टॉड आते हैं,
और वो राजस्थान के गांव में जब घूमते हैं तो उन्हें ये कहानी बार बार सुनने को मिलती है। वो इस कहानी और जो प्रचलित है उसमें एंटी मुस्लिम तत्व नहीं है। जी जेम्स बॉन्ड उसमें अलाउद्दीन खिलजी के नाम को लेकर एक मौका देखते हैं और एक मुस्लिम विरोधी तत्व डाल देते हैं, और जेम्स टॉड इसको इतिहास की किताबों में ले आते हैं पहली बार, और उसके बाद से ये इतिहास का एक भाग हो जाता है। और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्रण ये हुआ, जैसे आपने कहा, हमको किसी का गौरव नहीं करना, पर वो भी एक राजा था। पर जिस प्रकार से पद्मावत में उसको दिखाया गया है, एक असभ्य और बिना किसी वैल्यूज के साथ औरतों के पीछे कामातुर। पड़ा रहता, जी हाँ, जी कामातुर रहता है और ये सब करता है, ये वो नहीं था। राना साफवी नाम की दूसरी इतिहासकार जिन्होंने इस पे काम किया है, वो बताती हैं कि अगर उस समय की हम पेंटिंग्स देखें अलाउद्दीन खिलजी की, तो आपको एक सभ्यता से कपड़े पहना हुआ, और कोर्ट उसके कोर्ट में भी जो नियम चलते थे वो काफी, उसमें भी एक सिस्टम था। उसने उस समय के व्यापार में, मंडियों में भी एक प्रकार का ऑर्डर, एक प्रकार की अच्छा अच्छा तरीका लाने की कोशिश की। ये राना साहबी भी हमको बताती हैं। रजत दत्ता का जो इतिहास का है वो भी यही बताता है। और सतीश चंद्र जो मध्ययुगीन इतिहास इतिहास में काफी बड़े हैं, उनकी दोनों किताबें जो मध्ययुगीन भारत पर हैं, उसमें भी इसी बात का आता है कि वो एक राजा था और उसने उस प्रकार से काम किया। पर अब हुआ यही कि दोनों ये मिक्सअप हो गया है। एक कल्पना की पद्मावती, मलिक मोहम्मद जैसी, उनका आध्यात्मिक ये, और चौथा आपने जो पॉइंट आउट किया उसका ग्रिपिंग नेचर ऑफ, उसका जो एक आकर्षक तरीका था, ये मिल गया। और फिर ये इतिहास की किताबों में आकर तो एक रूप में रहा। और जब अभी एक मुस्लिम विरोधी बात हर जगह चल रही है, उसमें इसका जो चित्रण किया गया, मैं उससे समझना चाहता हूं कि इतिहास में जो होता है कुछ कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे समाज में उस प्रकार का सोच बदलता है, तो फिल्म मेकर उस सोच को और गहराते हैं, उस सोच को और भयंकर करके उस राजा को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे बिल्कुल वो अपने कामातुर और फिर आक्रामक, और जिसके कोई नियम नहीं है, उसूल नहीं है, उस प्रकार का एक जो चित्र देता है। और जो चित्र उसका इतिहास में है कि जैसे उस समय पर्शियन कोर्ट जो था, उसके तौर तरीके बहुत सभ्य माने जाते थे। वो ज्यादातर पर्शियन कोर्ट के तौर तरीकों को लाता था, और उसकी जितनी भी सीमितताएं थी, उतनी सीमितताओं के अंदर उसने सुधार करने की कोशिश की, हौज खास को बनवाया और ये सब चीजों को किया। पर अभी जैसे हम लोग पितृसत्तात्मक, जहाँ मेरी समझ है, जहाँ सांप्रदायिक राजनीति बढ़ती है, वहाँ पितृसत्तात्मकता एक बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। और जैसे लव जिहाद भी उसका रूप है, और उसी को लेकर फिर ये लोगों के लिए आसानी हो गया कि भाई एक अलाउद्दीन खिलजी और एक हिंदू राजकुमारी के बीच में प्रेम संबंध कैसे दिखा सकते हैं। पर ये बात और है कि फिल्म आने के बाद वही लोग सबसे ज्यादा खुश हुए कि भाई उनको जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी खराब रूप में अलाउद्दीन खिलजी को प्रस्तुत किया गया। तो जी ये एक हमारे अभी के समय की एक जी पुनिया विडंबन। जी, यहाँ इस सब पर बात करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जमाने से राजा महाराजा एक दूसरे से अपने संबंधों को बनाने के लिए अपनी कन्याओं की शादी करवाते थे। और ये जब जी मुस्लिम राजा आए तो मुस्लिम और राजपूत राजाओं के बीच भी ये परंपरा जारी रही। बहुत सारे राजपूत राजाओं ने संबंध सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, फायदे उठाने के लिए मुस्लिम राजाओं या मुगल राजाओं को अपनी बेटियों दी, सौंपी, मतलब शादी की, विवाह किया। और जोधाबाई अकबर भी इसमें से एक उदाहरण है हमारे सामने। जी। खैर, जोधाबाई के बारे में थोड़ा सा और सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, पर यह बात आपकी सही है कि राजपूत और मुगलों में बेटी का संबंध, यानी उसके घर में बेटी देना, ये बेटी देना भी एक पितृसत्तात्मक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बिल्कुल पर जी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सूरत के हिंदू राजा से जब उसका समझौता हुआ, तो सूरत के हिंदू राजा की बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से हुआ। इसमें कोई इस प्रकार से एक किसी लड़की के लिए कोई आक्रमण कर रहा हो, किसी सुंदरता के लिए कोई जाए, ये एक वास्तव में अगर हम जिसको कहते हैं इतिहास के तरीके से देखें तो उसमें फिट नहीं रहता। कई बार
कई राजकुमारियों की सुंदरता के आधार पे इतिहास में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं, पर वो केवल कहानियां हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि राजा लोगों में ये बात आम थी। जैसे हमने जब शिवाजी की चर्चा की, पता नहीं ये बात आया कि नहीं, शिवाजी महाराज ने ऐसे दोस्ती के रूप में छह छह शादियां की, वो राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। ये भी एक साधन था जो राजपूत और मुगलों के बीच में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और सूरत के राजा में हुआ। तो ये उस समय का एक दौर था। जी, कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चीजें ऐसी भी आती हैं जो उनकी एक तरह की क्रूरता को भी प्रकट करती हैं। जैसे उन्होंने अपने पिता की हत्या की, जलालुद्दीन को मारा और फिर गद्दी हासिल की। इसी तरह से अपने जी भाइयों को भी कैद किया। लेकिन ये केवल मुसलमानों या मुगलों में नहीं होता था, हिंदू राजा महाराजाओं के परिवारों में भी ये होता रहा है। तो ये सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों को मारना, अपने पिता को कैद बना कर लेना, ये सम्राट अशोक इसके बढ़िया उदाहरण है। ये भी एक इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अभी आप तो काफी पीछे चले गए, मैं अभी की बात बताता हूँ। अपने पड़ोस में नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पूरे भाई के परिवार का राम नाम सत्य कर दिया, सबको गोली से उड़ा दिया। और ये उस समय ये था, जैसे आज हम डेमोक्रेसी में एक अलग प्रकार से बात करते हैं, उस समय राजकुमारों में सत्ता के लिए होड़ रहती थी। और कई बार तो बड़ा बेटा राजा बनना चाहिए, ऐसा कहीं कहीं था, कहीं कहीं फेवरेट भी होते थे। पर वो आपस में लड़ झगड़ कर सत्ता पे आना, और उसमें एक बड़ा शब्द है, तख्त, तख्त या ताबूत। या तो मैं राजा बनूंगा, या उसके राजा बनने की कोशिश में मैं मर भी गया तो चलेगा। तो उनकी वो एक जो अभिमान, अहंकार जो एक राज परिवार का था, वो उस रूप में दिखता है। और उसमें फिर आपका इशारा बिल्कुल सही है कि उसमें यही कहा जाता है कि औरंगजेब कितना था, खराब था, सत्ता के लिए बाप को कैद कर दिया, सत्ता के लिए भाई को ये सबने किया। सभी राजकुमारों में ये इस प्रकार की बात होती थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस प्रकार के अपने परिवार के अंदर जो किया, वो उसी के तौर तरीके से था। ये तो बहुत खराब तरीका था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजाशाही को का अनुकरण इस प्रकार से करना बिल्कुल गलत है। राजाशाही व्यवस्था को आज के लोकशाही व्यवस्था से क्यों हम तुलना करें? ये पर खैर वो बीज डल गए हैं। लोग उसी बीज के आधार पे नफरत का बड़ा बड़ा झाड़ पैदा कर रहे हैं, और कुछ राजनीतिक टेंडेंसीज को, राजनीतिक प्रवाहों को, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने में इससे मदद होती है। इसीलिए हम उनको हिंदू मुसलमान और इसके रूप में देखते रहते हैं। जी, और लबोलुआब ये है कि हमें अतीत को देखना तो चाहिए, लेकिन अतीत से बंधना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अतीत में जाएंगे तो एक समय कबीले में रहते थे लोग, कपड़े जी नहीं जी पहनते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, कबीलों के बीच जंग लड़ी जाती थी और एक दूसरे को मार डालते थे। जी दास प्रथा हमारे यहाँ थी, दुनिया भर में थी। तो पीछे जाने का मतलब है कि आप अपने को भी पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए जी बेहतर है कि आगे की तरफ नजर रखें, पिछली घटनाओं से सबक लें, बस। कुल जी मिलाकर बिल्कुल। यही कहा जा सकता है। जी, मैं बहुत तो बहुत पूरा शुक्रिया पुनियानी सर। जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। और इतिहास को जो देखने का हम नजरिया, दो चीजों से मैं करता हूँ। एक तो कि भाई उस समय के, उसी दौरान कुछ कुछ नैतिक मूल्य भी विकसित हुए, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। कि जहां एक तरफ सत्ता के तरीके विकसित हुए, दूसरी तरफ नैतिक मूल्यों का भी विकास हुआ, जो संतों के माध्यम से हुआ। और दूसरी तरफ खास तौर से समाज में जो कमजोर तबकों के लोगों का शोषण हुआ, वो दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी, उसके तरीके को भी हमको थोड़ा सा इतिहास में ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, ज्यादा महत्व देना चाहिए। बाकी तो खैर राजा लड़ता है और उसी का गौरव करते रहे तो फिर वो अलग दिशा में ही हम चले जाएंगे। बिल्कुल, दुर्भाग्य हमारा यह है कि उस तरह का इतिहास अभी सर्व सुलभ नहीं है और ना ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है। हमें राजा महाराजाओं का इतिहास ही पढ़ाया जाता है और यही जी बताया जाता है कि यही हमारा अतीत था। जबकि अतीत में लाखों करोड़ों लोगों ने कैसे जिंदगियां गुजारी हैं और क्या जी क्या जी दुख सहे हैं और क्या नई चीजें की हैं जिससे समाज आगे बढ़ा है, उनके बारे में जी जानकारी बहुत कम मिलती है। तो दोस्तों, अब हम इस चर्चा को आज की यहीं खत्म करेंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे दो निवेदन दोहरा देना चाहता हूं। पहला तो ये कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सच्चाइयों से वाकिफ हों। और दूसरा ये कि अगर आपको इस कड़ी में बताए गए विवरण में कहीं कुछ गुंजाइश लग रही है, संदेह है
या और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको दर्ज कराइए ताकि आने वाली कड़ियों में हम उन पर चर्चा कर सकें। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और इजाजत आपसे भी चाहता हूं डॉक्टर पुनियानी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।